हेलो एवरीवन। मिशन एसडीएम के तहत यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम जीएस पेपर 5 को एनालिसिस करेंगे। देखा जाए तो इस साल आयोग ने जीएस पेपर 5 में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के कई अलग अलग टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे। इन 20 क्वेश्चन को एनालिसिस करने पर पता यह चलता है कि इस बार स्टैटिक और करंट मिक्स जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं वो साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल क्वेश्चन के समावेश के साथ इन्हें पूछा गया है। यानी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इस पेपर को लिखा जाना चाहिए था और आपकी नॉलेज भी कुछ वैसी ही होनी चाहिए थी। जहां यूपी में कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस और साथ ही साथ यहां पर रूरल, हेल्थ और महिला ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर एक फोकस यहां पर स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर के इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं देखा जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपसे ज्यादातर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच की भी डिमांड थी। यानी ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको इस तरीके से होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को केंद्र में रख करके करंट में चल रही घटनाक्रमों को कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, रूरल और विकास के पहलुओं को समाहित करते हुए इसकी एक अच्छी नॉलेज का होना, जिसमें करंट को बेस बना करके स्टैटिक पॉइंट्स के माध्यम से इन्हें लिखा जाना चाहिए था जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। इन सारे क्वेश्चन को लिखा कैसे जाएगा इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, ऐसे अभ्यर्थी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जीएस पेपर के एनालिसिस में, इससे पहले हमने जीएस के 4 पेपर को एनालिसिस किया हुआ है। जो अभ्यर्थी 2025 के बाद 2026 के एग्जाम को बैठना चाहते हैं या ऐसे फ्रेशर बच्चे 2026 के यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ मिशन एसडीएम के ग्रुप और साथ ही साथ यूट्यूब से जुड़ जाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिशन एसडीएम के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुप में जुड़ करके आप मिशन एसडीएम को लेकर के चल रही तैयारी, गाइडेंस, नोट्स और वीडियोस को देख करके एक सही तरीके से मार्गदर्शन में स्टडी और प्रारंभ कर सकते हैं अपनी तैयारी को। इस साल अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इसके लेकर एक लिंक दी जा रही है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर उस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। साथ ही साथ आजाद यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लगातार फॉलोअप करें। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहां यूट्यूब पर आपको मिशन एसडीएम को लेकर के उसमें सारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से दी जा रही हैं, जिनको आपको देखते रहना है। इसके पहले के जो भी जीएस पेपर एनालिसिस हैं उसको भी यहां पर देखते चलिए, क्योंकि इनको बनाया इसीलिए जा रहा है ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, सब्जेक्ट की नॉलेज किस लेवल की होनी चाहिए और आपको पढ़ते समय भी यहां पर आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक सही मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सत्र और समझते हैं कि इस पेपर में क्या कुछ पूछा गया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि यहां पर हर एक प्रश्न में किस तरीके की समझ होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है वो आप समझ सकें। देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन जैसा कि है इसमें आपको पूछा गया है। दीर्घ उत्तरी है, लघु उत्तरी है, 10-10 क्वेश्चन है, 8 नंबर और 12 नंबर के हैं और 125 शब्दों 200 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो लघु उत्तरी हैं, जो 8 नंबर के आते हैं और 125 शब्दों में लिखने हैं, उनको देखेंगे। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्य के आधार पर अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन साहित्य के आधार पर अगर आप अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व को यहां पर वर्णित करना चाहते हैं तो वैदिक साहित्य में अयोध्या या हम प्राचीन समय में देखें तो अयोध्या को कौशल राज्य के तौर पे जाना था। प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो महाजनपद काल में तो कौशल महाजनपद हुआ करता था जो कि अयोध्या से है, तो एक तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा हम देखा जाए तो पौराणिक आधार पे अगर हम जानकारी दें तो अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का सांस्कृतिक यहाँ पर महत्व भी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन धर्मों से सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से अयोध्या लगातार टूरिज्म का हब भी बना रहता है, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये सारे अलग अलग पहलू हैं। इन सभी पहलुओं के आधार पे आप इसको यहाँ पर पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जिसमें अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कर सकते हैं। दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखिए आगरा की इंडो इस्लामिक वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण करना है, टिप्पणी करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको 3 पहलू हैं। सबसे पहली चीज आगरा सिटी के बारे में लिखना है। ठीक है,
सारी यूपी के बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ आगरा के बारे में। आगरा में भी आपको लिखना है किसका, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में। और इस इंडो इस्लामिक वास्तुकला में 3 पहलुओं के बारे में लिखना है। किसमें भारतीय पहलू क्या है, इसमें फारसी पहलू क्या है, और इसलिए इस्लामी शैली क्या है। तो यहां पर इसी के बारे में लिखना है। तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं कि आगरा में भारत में इंडो इस्लामिक शैलियों में कई तरीके के यहां पर चीजों का निर्माण हुआ है, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस तरीके से हैं। इसमें फारसी तौर पे आप देखें जो गुंबद और मेहराब के बारे में यहां पर जानकारी दे सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए जो पत्थर हैं, स्थानीय स्तर पर जो नक्काशी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इस्लामी शैलियों के दृष्टिकोण से जो ज्यामितीय कलाकृतियां इसमें की गई हैं उसके बारे में आप जानकारी इसमें दे सकते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए, जैसे आगरा का किला इत्यादि हो गया, उनके बारे में भी आप इसमें लिखें। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इसमें लिखेंगे तो आपको बाकी जानकारी देते हुए सही क्रमबद्ध तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पर फोकस रह के लिखना है। तीसरा देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा में आर्य समाज के योगदान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो यहां पर फिर से देखिए क्वेश्चन सारा यूपी बेस्ड ही रहने वाला है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। दूसरा यहां पे आर्य समाज के बारे में पूछा गया है और आर्य समाज के किस पहलू के बारे में पूछा गया है, उसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो आर्य समाज को अगर हम देखें तो एक तो आर्य समाज जो गुरुकुल पद्धति लेकर आता है वो आर्य समाज की देन है। जो गुरुकुल पद्धति हमारे यहाँ की रही है कि यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे एक खुला ओपन विद्यालय होना जहाँ पर गुरु द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा एक और पहलू यहाँ पे आर्य समाज के बारे में लिखा जा सकता है, वैदिक और आधुनिक शिक्षा का सम्मिश्रण इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं के उत्थान में भी देखा जाए तो इनका एक अहम रोल है। सामाजिक सशक्तिकरण में देखा जाए तो इनका एक अहम रोल रहा है शिक्षा के माध्यम से। तो ये सारे जो पहलू हैं आप इनके बारे में इस उत्तर को लिखें, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 20-20 शब्द अगर लिखेंगे तो आराम से 125 शब्द हैं उसके बारे में आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन में साहित्य और संगीत के सांस्कृतिक महत्व का यहां पर स्पष्ट वर्णन कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन में साहित्य और संगीत किस तरीके से है। साहित्य की बात करें तो जैसे कि हम तुलसी की बात करते हैं, कबीरदास की बात करते हैं, उनके दोहे हो गए, उनके रचनाएं हो गई जिनका हम स्मरण करते हैं, कई जगह व्याख्यान भी करते हैं। ठीक है कि कबीर ने ऐसा कहा था किसी प्रकृति दृष्टिकोण से। वहीं संगीत की अगर हम बात करें तो जैसे बनारस घराना है, लोक नृत्य है और उसकी संबंधी यहाँ पर ठुमरी है। तो वो सारी जो संगीत की कलाएं हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, उसको गाते हैं। विभिन्न प्रकार के त्योहार इत्यादि हो गए जो कह सकते हैं कि पारंपरिक तौर पर पूरे प्रदेश में यहाँ पर मनाया जाता है। विभिन्न त्योहार में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो पर्व कई तरीके के हो गए जहाँ पे हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी एक संस्कृति है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से कबीर, तुलसी और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जिनका वर्तमान समय प्रयोग, और संगीत के दृष्टिकोण से बनारस घराना, ठुमरी, लोकगीत, त्योहार, पर्व इत्यादि के दृष्टिकोण से आप इनके सांस्कृतिक महत्व को लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत आसान से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवैधानिक प्रधान के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो यहां पे एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। अभी तक हमने देखा कि आपका ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर्स को लेकर के पूछे गए। अब यहां पर शुरू हो जाते हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर के। इंडियन पॉलिटी में यूपी की यहां पर जो व्यवस्था है उसके बारे में पूछा गया। तो किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल है, एक तो देखा जाए तो संवैधानिक यहाँ पे प्रमुख के तौर पे काम करते हैं। राज्यपाल के यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे आपके पद पे हैं, लेकिन कार्यपालिका का यहाँ पर देखा है तो नाममात्र का अधिकारी होता है। विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर के काम करता है। कानूनों पर जो विधान बिल बनते हैं उस पर हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा देखा जाए तो उसके पास जो विवेकाधीन जैसी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति कई सारे बिलों को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए यहाँ पर रख सकता है। तो वो जो भूमिका है राज्यपाल की, उसके साथ साथ इनके आर्टिकल्स जो यहाँ पर जो शक्तियां यहाँ पर राज्यपाल को दी गई हैं उसके बारे में यहाँ पर आप कोट करते हुए कि इसके आर्टिकल के तहत ये शक्तियां हैं, इसके आर्टिकल के तहत शक्तियां हैं, इसके पास ये शक्तियां हैं, ये राज्यपाल की भूमिका है। इस तरीके से चीजें आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, स्टैटिक बेस्ड है, सीधा सीधा फैक्ट आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने में उसकी भूमिका का विवेचना कीजिए। देखिए उच्च न्यायालय, यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय जोड़ दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको फोकस ये रखना है कि उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है, उसके कार्य क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसको लेकर के संविधान में क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। उच्च न्यायालय को लेकर के संविधान में इस तरह की बातें की गई हैं, उसमें इलाहाबाद का नाम आपको बस जोड़ देना है। जिस आर्टिकल में न्यायिक समीक्षा को लेकर के, कार्यों को लेकर के जो न्यायपालिका की भूमिका है वो
न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायिक समीक्षा की जैसी पद्धतियां हो गई, लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था हो गई, विधायी यहाँ पर बिल इत्यादि मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर के हो गया, संविधान के संरक्षण, जैसे यहाँ पे जो पहलू आते हैं उनको यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो लाया गया था, वहां से हम इसे स्टार्ट करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या था, 2005 में लाया गया। इसके माध्यम से किस तरीके के पहलू लागू किए गए कि लोगों को जन जागरूक करना, जानकारी प्रदान करना, आरटीआई जैसे जो पहलू इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ई गवर्नेंस की प्रक्रिया इसमें लेकर आए। साथ ही प्रशासन और लोगों के बीच यहाँ पर एक बेहतर सामंजस्य बिठाना जैसे पहलू हो गए। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो कई सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। अब इसको लेकर के यूपी सरकार के द्वारा जो जो पहल की गई सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, वो भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे कुछ पोर्टल्स लागू करना, ई गवर्नेंस की व्यवस्था लागू करना, जो भी यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा केंद्र राज्यों के मध्य यहाँ पर लोक अदालत और अन्य तरीके के जो पहलू हैं उनको यहाँ पर आप मतलब जो भी डिजिटल गवर्नेंस की प्रक्रिया में सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा करंट के एग्जाम्पल देते हुए आप इसे लिखें। तो दो पहलू हैं। पहला यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है उसके बारे में बताना। दूसरा पहलू, क्योंकि प्रासंगिकता बतानी है तो इसको करंट से जोड़ना है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो पहल इसके लिए की जा रही हैं, जो प्रावधान किए जा रहे हैं, उसको यहां पर इसमें लिख देना है। तो इस तरीके से इसका एक सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सोशल मीडिया को परिभाषित कीजिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उसके द्वारा उत्पन्न कुछ आंतरिक सुरक्षा के खतरों की पहचानिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के यूपी में सोशल मीडिया की भूमिका पर एक सवाल पूछा गया। अब देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग बेसिकली हमने जाना है कि वर्तमान समय में आपकी रीच है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस कई बार क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। लोगों को भड़काना, लोगों में यहाँ पर आपको द्वेष फैलाना, उग्रवाद को बढ़ावा देना, इसके अलावा देखा जाए तो मैनिपुलेट करना, धर्म विरोधी भावनाओं को भड़काना, सांप्रदायिक दंगे जैसी चीजों को लेकर के बातें करना, ठीक है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता। तो वो सारी जो चीजें हैं उसको यहाँ पर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। किस किस तरीके की समस्याएं होती हैं, उसको रोकने को लेकर के क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने को लेकर के प्रशासन के स्तर पे इस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे कानून बनाने को लेकर के हो गया, फेक न्यूज़ को यहाँ पर चेक करने को लेकर फैक्ट चेक प्रक्रियाएं हो गई, मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्था हो गई, साथ ही यहाँ पे जन जागरूकता फैलाने के अभियान हो गए। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चुनौतियां का नवीनतम ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़ों के आधार पर रेखांकन कीजिए। कि देखिए, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, उसी को यहां पर आपको आधार बनाना है। उस आधार पे यहां पर आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं। जैसे कि पीएचसी सीएचसी की कमी होना, डॉक्टरों की यहां पर उपलब्धता की कमी होना, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की समस्या का होना, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की यहाँ पर दर का बढ़ना, टीकाकरण और अन्य तरीके के यहाँ पे जानकारियों का समस्या होना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको उसके डेटा इससे रिलेटेड देना है, ठीक है। अब उसको लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो समाधान को लेकर के कुछ पहलू भी आपको बताने हैं कि क्या किया जा सकता है। सरकार की तरफ से क्या प्रयास भी किए गए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बनाने, ओपन करने की, जिससे ज़्यादा यहाँ पर भर्ती आपको डॉक्टरों को और नर्सेस को तैयार किया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को यहाँ पर बढ़ावा दिया है, बजट यहाँ पर व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए की जा रही है, अन्य तरीके टीकाकरण अभियानों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नवाचार पर चर्चा कीजिए, इसका किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, वर्तमान समय में एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट जो है ये आपको साइंस एंड टेक और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है, कि एक तरफ एग्रीकल्चर का टॉपिक आता है और उसमें साइंस एंड टेक का युग क्या हो रहा है। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव एक तो समस्याकारी है, उस समस्याकारी चीजों में हम नवाचार का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ड्रोन तकनीकी का प्रयोग करके हम निरीक्षण कर रहे हैं, भूमि की पैमाइश कर रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का या खेतों की रखवाली जैसी प्रावधान भी हो गए, फिर छिड़काव, दवाइयों का छिड़काव करने की व्यवस्था हो गई, बीजों का वितरण जैसी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो कटाई और मशीनीकरण की व्यवस्था है वो हम खेतों के अलग अलग
कृषि में अलग अलग चरणों में जिस तरीके मशीनीकृत की व्यवस्था लागू है, कहाँ पर किस तरीके से ड्रिप सिंचाई जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। तो नवाचार का प्रयोग कहाँ हो रहा है, नैनो यहाँ पर आपको केमिकल्स भी आ रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, बीजों को लेकर के है। तो जिन जिन क्षेत्रों में जो भी साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से प्रयोग की जा रही तकनीकी है, वो यहाँ पर चीजें आपको लिखनी है, उसको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा पहलू है कि इससे आय और ग्रामीण रोजगार का प्रभाव का विश्लेषण करना है। क्या इससे फायदा हो रहा है, तो आय क्या बेहतर हो रही है, तो किसानों की आय इससे कैसे बेहतर हो गई। देखिए, जब नवाचार का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर फसल का उत्पादन बढ़ता है। फसलों के उत्पादन अच्छा होने से एक तो यहाँ पर किसानों की आय होती है, दूसरा नवाचार के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार भी उत्पन्न है। ड्रोन चलाने को लेकर के मशीनीकृत व्यवस्थाओं को अपनाने से एक और रोजगार की एक अलग व्यवस्था भी बन रही है। तो दोनों तरीके की चीजें होती हैं, आय भी बढ़ रही है, रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, फसल बेहतर हो रही है, किसानी यहाँ पर आपको उसका फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से इस उत्तर को लिखना था। तो ये हो गया आपके 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो लघुत्तरी हैं, 8 नंबर के हैं, सीधा फैक्चुअल डेटा पर हैं। कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस के साथ साथ एग्रीकल्चर के टॉपिक यहां पर ज्यादा पूछे गए हैं। तो यहां पर इन पहलुओं को लेकर के आपको सीधा सटीक, स्टैटिक और मिक्स करंट को लेकर के आंसर लिखना था, और आसानी से यहां पर देखा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन बी के अंतर्गत। सेक्शन बी में देखा जाए तो 11 से 20 तक के क्वेश्चन है। ये आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखने हैं, और इन क्वेश्चन को अगर आप देखें थोड़े से ज्यादा आपको डिटेल में लिखने हैं, एनालिटिकल थोड़े से अप्रोच भी रखनी है, और कॉन्सेप्टुअल को चीजों को भी लिखना है। तो यहां पर इन क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन मथुरा जैन पुरातात्विक स्रोतों की गर्भ स्थली रही है। इस कथन को ब्रज क्षेत्र के जैन पुरातात्विक स्थलों के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो एक बहुत सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक बेस भी आप क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। यहां पर एक क्षेत्र बोल दिया गया है मथुरा। मथुरा में भी आपको किस पहलू के बारे में लिखना है, वो है आपको जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, उनके ग्रंथ हो गए, उनके जो आपके शिलालेख हैं, जो मूर्तियां हैं, जो जैन तीर्थंकरों के यहाँ पे जन्मस्थली है, ठीक है, वहां से जो साक्ष्य पाए गए हैं, उन साक्ष्यों को आधार बना करके आप मथुरा किस तरीके से जैन कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्थलों के आधार पर एक प्रमुख केंद्र कैसे है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। कौन कौन से यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं, कहाँ कहाँ पाए गए हैं, उनमें क्या क्या उत्कीर्ण है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, कौन से जैन तीर्थंकर रहे हैं, उनसे उनके क्या योगदान यहाँ पे मथुरा क्षेत्र में रहा है। साथ ही मथुरा जो क्षेत्र है वो जैन धर्म के लिए किस तरीके से उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उस पहलू को भी आप इस उत्तर में लिखें। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति में माघ मेला और कुंभ मेला के महत्व को स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, यहां पर दो हैं, माघ मेला और कुंभ मेला। पहले तो इसका आपको अंतर आना चाहिए। तो यहां पर आपको ये स्टार्ट करना है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला और कुंभ मेला क्या होता है, इनके बारे में लिखा। उसके बाद इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो देखिए, यहां पर इसका आयोजन जिस दृष्टिकोण से होता है, एक तो देश के विभिन्न कोने से गंगा, जमुना, यमुना, जो आपकी 3 त्रिवेणी जिसे हम कहते हैं, संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पर पौराणिक दृष्टिकोण से भी अपनी मान्यताओं के आधार पर स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, ठीक है। तो उस पहलू को ही यहाँ पर आपको लिखना है, उसमें धर्म का, उसमें संस्कृति का, उसमें पर्यटन का, उसमें साथ ही यहाँ पर पौराणिक स्थितियों का, सारे पहलुओं को एक एक करके इसमें जानकारी आपको देनी है। और साथ ही माघ मेला और कुंभ मेला में क्या अंतर होता है, कब कब आता है, उसके बारे में भी इसमें आपको जानकारी देनी है। और इस तरीके से इस उत्तर को यहाँ पर लिखना था। देखिए, लगातार चर्चा का विषय यूपी में रहता है और हर साल रहता है। माघ मेला और कुंभ मेला जो आपको देखा जाता, महाकुंभ जो लगा था, उसके कारण ये आपको क्वेश्चन लगभग पूछा ही जा रहा है। तो ये एक पहलू ऐसा है जो आपको पूछना चाहिए। कभी प्रयागराज की संस्कृति के बारे में पूछ ले रहे हैं, कभी माघ मेला, कभी कुंभ मेला, कभी महाकुंभ मेला, और ये लगातार आपको किसी न किसी तरीके से पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर जरूर इसको फोकस करके हमेशा पढ़ना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया, आर्ट एंड कल्चर के बाद हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन है। हिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ, लखनऊ, कानपुर और झांसी 4 शहरों के बारे में पूछा है। 1857 के विद्रोह में कैसे इन्होंने योगदान दिया है और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान राज्य में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं। तो देखिए, यहां पे आपको 1857 की क्रांति, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में यहां पर आपको देखा जाए तो शुरू होती है, उसका विस्तार होता है, युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन फाइनली वहां पर आपको हार होती है।
लेकिन उससे किस तरीके के यहाँ पर अंतर आते हैं। ठीक है, अब वहां पे आपको जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का हो गया, बेगम हजरत महल का हो गया, तात्या टोपे का हो गया, मंगल पांडे का हो गया, तो वहां पर किसकी क्या भूमिका थी, किस तरीके से लड़ा गया, ठीक है, उससे वहां पर उस क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव आते हैं और क्या नई विचारधारा के राष्ट्रीय चेतना का जो विकास होता है उसमें इनकी क्या भूमिका रही, इन पहलुओं को यहां पर इसमें लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी का बेस्ड है, 1857 की क्रांति से रिलेट करता है, 4 शहरों के बारे में यहां पे जानकारी पूछी गई है, जिससे आसानी से आप इस पहलू को लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में बिरहा और कजरी लोक गायनों की महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आर्ट एंड कल्चर का एक और क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए 2 चीजें आती हैं, एक तरफ आपको बिरहा है, दूसरी तरफ आपको कजरी है, ठीक है। तो इनका प्रयोग, जैसे बिरहा जो होता है वो मुख्यतः थोड़ा सा लोकगीतों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ज्यादा एक साहस इत्यादि को प्रेरित करता हुआ यहाँ पर गीत है। और वहीं हम कजरी को देखें, बिरहा जो पूर्वांचल में ज्यादा फेमस है, कजरी जो है सावन भादों में ज्यादा गाया जाता है और प्रेम और विरह जैसे पहलुओं को लेकर के इसमें आपको चीजें शामिल की जाती हैं, तो उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो बिरहा क्या है, कजरी क्या है, किन पहलुओं पर इसे गाया जाता है, कब गाया जाता है, किन क्षेत्रों में गाया जा रहा है, इसका महत्व इत्यादि क्या है, यही सारी चीजें आपको यहाँ पे 2 पार्ट में इसको करके लिखनी है। तो आसान है, लोक संगीत दृष्टिकोण से पूछा गया है, सांस्कृतिक महत्व को लेकर के है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है और यूपी के बारे में है। एक और पहलू यहां पर है कि अगला जो क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन को, जो पॉलिटी को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का एक तो वर्णन करना है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का प्रभाव पर प्रकाश डाले। प्रासंगिकता जहां भी आ जाए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको आपको करंट से रिलेट करना है, ठीक है। तो पहला तो पॉलिटी का एंगल है, हाफ यहां पर आपको जो सेक्शन इसका लिखना है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, अब इसके दृष्टिकोण से संविधान में क्या क्या कहा गया है, समवर्ती सूची क्या है, संघ सूची क्या है, संघवाद को लेकर के क्या है, वित्तीय प्रावधान क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, तो केंद्र राज्यों के मध्य इन सारे पहलुओं को आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो स्टार्ट करना है उसमें किसके है कि उत्तर प्रदेश में इसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। जैसे कि वित्तीय विवरण को लेकर के बजट आवंटन होता है केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार को हर साल के केंद्रीय बजट में जो बजट आवंटन हो रहा है, केंद्र और केंद्र की सरकारी योजनाओं को राज्य के स्तर पर लागू किया जाना हो गया। वित्त आयोग के द्वारा देखा जाए जो फंडिंग यहां पर की जाती है, कितना % यहां पर यूपी को मिलता है, ठीक है। तो वो जो पहलू हैं आपको वर्तमान के समय में, उनको यहां पर आपको लिखना है कि वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पे, वित्तीय स्तर पे, विधायी स्तर पे केंद्र राज्यों के संबंध में उत्तर प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, इनको यहां पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या कहता है, यह क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की संरचना, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, तो यूपी बेस्ड आपको सबसे पहले तो विधानसभा क्या है, ठीक है, एक सदनी है, 403 सदस्य हैं, एक यहां पर आपको मनोनीत है। फिर आपको देखा जाए तो विधानसभा काम क्या है, बिल बनाना हो गया, बजट पारित करना हो गया, कानून विधायी यहाँ पे चीजें हो गई, उसे पेश करना हो गया, संशोधन करने की जैसी प्रक्रिया है उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखनी है। तो संरचना एक तरफ बतानी है, फिर यहाँ पे शक्तियां क्या क्या हैं, फिर इनके कार्य क्या क्या हैं, तो उनको यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड करना है और तीनों भाग में यहाँ पर आपको 40 शब्दों से लिखिए, 50 शब्दों में जो भी यहाँ पे जानकारी है। आर्टिकल्स जो यहाँ पर आपको याद हैं तो उसको आप फैक्चुअल डेटा के बेस में सहारा दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इत्यादि दे सकते हैं। वर्तमान के कुछ घटनाक्रमों को यहाँ पर हाल फिलहाल की चीज़ों को सपोर्ट एग्जाम्पल्स के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से उत्तर में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 17 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, नागरिक चार्टर यानी कि सिटीजन चार्टर नागरिकों के द्वारा नागरिकों के लिए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विदेश संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो सिटीजन चार्टर जो है वो नागरिक केंद्रित है। तो सबसे पहले तो सिटीजन चार्टर क्या है, नागरिक केंद्रित है। नागरिक केंद्रित कैसे है, तो नागरिकों के लिए है, प्रावधान लागता है, शक्तियों अधिकारों के बारे में है, जागरूकता के पहलू हैं, कार्य संबंधी यहाँ पर जानकारी है, संरक्षण के प्रावधान है, जो यहाँ पर बातें की गई हैं। फिर उसके बाद वर्तमान समय में आप इसको जोड़ना भी है कि वर्तमान समय में इसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या पहलू किए जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर योजनागत पहलू हैं, नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करने को लेकर के क्या पहलू हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या क्या योजनागत पहलू शामिल किए गए हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या पहले यहाँ पर की गई हैं, नागरिक चार्टर को अप्लाई करने को लेकर अधिकारों को लेकर के समस्या क्या है, जैसे जागरूकता इत्यादि की कमी है तो उस पहलू को दूर करने को लेकर के क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियानों को लेकर के, सोशल मीडिया का प्रयोग करने को लेकर के, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से इसमें लिखनी है।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पूछा गया है, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। देखिए संगठित अपराध और आतंकवाद, जहां पर ड्रग्स, नारकोटिक्स जैसे प्रक्रियाएं हो गई, हथियार हो गए, उनकी सप्लाई करना हो गया, इसमें आतंकवाद को टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियां इसमें आपको शामिल होती हैं, और इनके गठजोड़ से दोनों के लिए एक तरफ फंडिंग की व्यवस्था होती है, दूसरे हथियारों और ड्रग्स की, जिसके माध्यम से यहां पर दोनों की पूर्ति संभव हो पाती है और अपने यहां पर नियमों को पूरा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समस्या आपको कैसी है, जैसे कि नेपाल बॉर्डर से लेकर के तस्करी का होना, हथियारों से लेकर के आतंकवादियों का प्रवेश करने को लेकर के जो सुरक्षा के यहाँ पर बड़े खतरे उत्पन्न करता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी यहाँ पर गतिविधियां होती हैं, साथ ही यहाँ पर टेरर फंडिंग की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में दृष्टिकोण से वर्तमान समय चल रहा है। रोकने को लेकर के उपायों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या पहलू किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर आपको संयुक्त निगरानी दल हो गए, साथ ही एटीएस इत्यादि का यहाँ पे प्रयोग हो गया, सुरक्षा यहाँ पर जानकारियां जो हो गई, साथ ही यहाँ पर खुफिया एजेंसी इत्यादि का यहाँ पर जो प्रयोग हो जैसे पहलू हो गए, इनपुट्स हो गए, तो उनको भी आप इसमें लिख सकते हैं उपाय के दृष्टिकोण से, और जो कानून इत्यादि लाए गए हैं उन पहलुओं को सहारा इसमें दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सशक्त R&D पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2025 और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की भूमिका का मूल्यांकन करिए। देखिए R&D एक ऐसा पहलू है जो लगातार कमजोर रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको बेहतर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2025। तो सबसे पहले यह बताना है उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2025 में क्या क्या है, रिसर्च को लेकर के, फंडिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने को लेकर के, फेलोशिप इत्यादि को लेकर के, ठीक है, ये एक पहलू इसको लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा जो पहलू है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यहाँ पर भूमिका क्या है, तो ये किस तरीके का काम करता है, ये परिषद क्यों बनाई गई है, रिसर्च को लेकर के, बढ़ावा देने को लेकर के, इसके अलावा नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर के, सरकार के साथ सहयोग स्थापित करने को लेकर के, तो ये सारे जो पहलू यहाँ पर इस परिषद के हैं उसको भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि विविधीकरण को समर्थन देने में नई यूपी आयुष योजना 2025 की सामाजिक आर्थिक क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए लास्ट में दो पॉलिसीज भी पूछ ली गई हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी जो है साइंस एंड टेक को लेकर के क्या बनाई गई है वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो साइंस एंड टेक भी है, सिक्योरिटी भी है, कल्चर भी है, पॉलिटी भी है, आपको साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर भी है और साइंस हिस्ट्री भी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर सेगमेंट है जो कि यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इसमें भी आपको उत्तर प्रदेश की आयुष नीति क्या है, नीतियों के बारे में अगर आपको पता है तो वहाँ पे लिखना है। इस आयुष नीति के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे नए पौधरोपण को लेकर के, किसानों के साथ सामंजस्य करने को लेकर, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर यहाँ पर रोजगार उत्पन्न करने को लेकर के, जो आयुष औषधियाँ हैं उनके उत्पादन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर समझौते करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। इससे सामाजिक स्तर पर देखा जाए और आर्थिक, सामाजिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों का जुड़ा हो रहा है और आर्थिक स्तर पर उनको इनकम का स्रोत डेवलप हो रहा है, दवाइयों का निर्माण हो रहा है, नई इंडस्ट्री को सहारा मिल रहा है, सरकार की पॉलिसी से आयुष और नए सारे सेंटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार यहाँ पर फंडिंग भी कर रही है। तो सारी चीजें यहाँ पर इस उत्तर में आपको लिखनी है। इस तरीके से देखा जाए जो जीएस पेपर 5 है यूपी का, तो सबसे पहले आपको इसको तैयार कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए जब भी आप उत्तर प्रदेश का पेपर 5 पढ़ेंगे, यहां पर आपको पहली जानकारी, क्योंकि यूपी स्पेशल है तो यूपी के बारे में पढ़ना है, यूपी के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको जानना, उसमें आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, एग्रीकल्चर, इसके अलावा साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, विभिन्न साथ ही आपको ग्रामीण, महिला, स्वास्थ्य जैसे यहाँ पर सब टॉपिक्स को यहाँ पर अच्छे से कवर करना चाहिए। सरकार की पॉलिसी जो चलाई जा रही है उसको, करंट के साथ नई यहाँ पर अपडेट, अगर ये सारे तरीके से यहाँ पर आपको इसे पढ़ेंगे तभी इस पेपर में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ओवरऑल ओवरव्यू अगर मैं कहूं कि ये पेपर कैसा रहा, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी इन पहलुओं से है, यानी स्टैटिक के साथ करंट अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और साथ ही साथ आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इसे पढ़ते हैं, तो आसानी से बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर में किया जा सकता है। और आप अगर 2026 के एग्जाम में देने जा रहे हैं तो आपका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए। और ये अप्रोच कैसे डेवलप होगा इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए यूपी का जीएस पेपर 5 मेरे साथ यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो उसमें हम डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या और कैसे यहाँ पर यूपी को तैयार किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
जीएस पेपर 6 को लेकर के आखिर क्या कुछ कैसा रहा पेपर, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और आपकी तैयारी इसमें कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आप लगातार यहां पर वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मिशन एसडीएम के साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।